हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग जोन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की साइंस की बुक जिसका नाम है इंटीग्रेटेड लर्निंग साइंस विद एनईपी गाइडलाइंस। तो आज इसका लेसन 1 हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यू विल लर्न अबाउट, आप किसकी चीज़ के बारे में यहाँ लर्न करेंगे? रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड, पार्ट ऑफ अ सीड, सीड जर्मिनेशन, सीड डिस्पर्सल, रिप्रोडक्शन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, क्रॉप प्रोडक्शन। एवरीडे साइंस, यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है जो मैं रीड कर रही हूँ। हैव यू एवर नोटिस द ब्यूटीफुल क्राउन ओवर अ पाइनएप्पल फ्रूट? क्या कभी आपने नोटिस किया एक ब्यूटीफुल क्राउन स्ट्रक्चर बना हुआ होता है पाइनएप्पल फ्रूट के ऊपर? कभी आपने देखा है ध्यान से? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इट कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग अ न्यू पाइनएप्पल प्लांट। आपको क्या पता है कि ये जो क्राउन सा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये यूज होता है एक न्यू पाइनएप्पल प्लांट को ग्रो करने के लिए। ये जो स्ट्रक्चर है वो यूज होता है। द क्राउन इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द पाइनएप्पल फ्रूट। जो क्राउन वाला जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, ये टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है पाइनएप्पल का, ये पाइनएप्पल फ्रूट का, विच इज प्लेस्ड इनसाइड द सॉयल। इसी को सॉयल के अंदर जो है डाल दिया जाता है, अंदर डाला जाता है और फिर वाटर प्रॉपरली उसको वाटरिंग की जाती है टू गिव राइज टू अ न्यू पाइनएप्पल प्लांट, जिससे कि एक नया पाइनएप्पल प्लांट जो है वो तैयार हो जाए। तो अब सबको समझ में आ गया होगा कि पाइनएप्पल को अगर ग्रो करना है तो जो ऊपर वाला ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना क्राउन टाइप का, इसको ही मिट्टी के अंदर डाला जाता है, फिर वहाँ पर पानी डाला जाता है, मतलब प्रॉपर उसकी वाटरिंग की जाती है। उसके बाद धीरे धीरे जो है पाइनएप्पल का जो ये प्लांट है वो ग्रो हो जाता है। उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो शुरू होता है और फिर हमें इस तरह का फ्रूट मिल जाता है। वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट देखते हैं। दे ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वे ऑलमोस्ट हर जगह ग्रो होते हैं। लाइफ ऑन अर्थ इज सस्टेन ड्यू टू प्लांट्स। जो लाइफ पे जो अर्थ पे लाइफ है वो सस्टेन करती है प्लांट्स की वजह से। अगर प्लांट ना हो तो लाइफ जो है खत्म हो जाएगी हम सबकी। प्लांट सप्लाई अस फूड एंड ऑक्सीजन। प्लांट हम सबको क्या सप्लाई करते हैं? फूड एंड ऑक्सीजन। डू यू रिमेंबर व्हाट अदर थिंग्स प्लांट्स प्रोवाइड अस? आपको क्या रिमेंबर है, याद है कि ये हमें और भी कुछ चीज़ें देते हैं? प्लांट्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो हम यहाँ रीड करेंगे। प्लांट्स आर सिग्निफिकेंट नॉट जस्ट इन आवर लाइफ बट फॉर एनिमल्स ऑल्सो। प्लांट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं नॉट जस्ट इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में ही इनका कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इनका इंपॉर्टेंस जो है वो एनिमल्स के लाइफ के लिए भी है। व्हाट वुड हैव हैपेन इफ प्लांट्स वर लिमिटेड इन नंबर? क्या होगा जब प्लांट्स जो होंगे इनकी जो मात्रा है वो लिमिटेड हो जाए, यानी एक लिमिटेड नंबर में अगर ये हो तो क्या असर पड़ेगा इसका? दे वुड हैव एग्जॉस्टेड लॉन्ग टाइम बैक। दे वुड हैव मतलब वे एक लॉन्ग टाइम एग्जॉस्टेड, दे वुड हैव एग्जॉस्टेड लॉन्ग टाइम बैक। दे वुड हैव एग्जॉस्टेड लॉन्ग टाइम बैक। तो वो लॉन्ग टाइम बैक में क्या होगा? सब के सब एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर वो लिमिटेड नंबर में हमारे अर्थ पे प्लांट होंगे। फॉर्चुनेटली प्लांट्स रिप्रोड्यूस। फॉर्चुनेटली जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सारे रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने जैसा एक प्लांट बनाते हैं। इनमें ऐसी एबिलिटी होती है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू देयर काइंड्स ऑन अर्थ। प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसा ही अर्थ पर, ठीक है, उनको रिप्रोड्यूस करते हैं बेबी प्लांट। दे रिप्रोड्यूस एंड ग्रो बाय डिफरेंट। उसके बाद है यहाँ पर दे रिप्रोड्यूस एंड ग्रो बाय डिफरेंट वेज। वे रिप्रोड्यूस करते हैं एंड ग्रो करते हैं डिफरेंट वेज, यानी इनका रिप्रोडक्शन का तरीका और ग्रो करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम यहाँ पर रीड करेंगे। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं किससे? सीड्स से, यानी बीजों से। वेयर एज सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। जबकि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स से एंड स्पोर्स से। द डायग्राम बिलो शो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है हमें जिसमें एक प्लांट की ग्रोथ के डिफरेंट स्टेज यहाँ शो किए गए हैं। अब हमें अरेंज करना है इन स्टेजेस को करेक्ट ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या होता है? सी वाला पार्ट होगा, ठीक है, हम उसको मिट्टी में डालेंगे, वाटरिंग करेंगे। उसके बाद क्या होगा? बी वाला, सी के बाद यहाँ पे बी। इसमें से ये निकलेंगी छोटी छोटी सी चीज़ें। पहले सी होगा, सॉरी बी नहीं होगा, यहाँ पर डी वाला हिस्सा होगा। ये जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।
इस तरह से व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलता है। जैसे कभी चना आपने रखा हो कुछ दिनों के लिए, जैसे 2 दिन के लिए, तो उसमें से व्हाइट से इस तरह से लॉन्ग थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा ये और ग्रो करेगा और यहाँ पे इस पर रूट वगैरह डेवलप हो जाएगी और आगे जाके इस तरह छोटा सा बेबी प्लांट ये बन जाएगा। तो ये है इसका करेक्ट ऑर्डर CDBA। अब यहाँ पर ये एक छोटा सा क्यूरियस क्यूरी है जो ये पूछ रही है। ये कह रहे व्हाई डू गार्डनर्स डिग सॉयल फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारे जो गार्डनर्स होते हैं वो क्यों बार बार, गार्डनर्स जो होते हैं मिट्टी को बार बार जब कोई प्लांट लगाते हैं तो उसको डिग करते हैं ना, खुदाई करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं कि द प्रोसेस हेल्प द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉयल। ड्यू टू द डिगिंग सॉयल कॉम्पैक्शन इज इम्प्रूव्ड एंड देयर इज इंक्रीज सॉयल एरिएशन। ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे कि जो रूट्स जो होती है ना प्लांट्स की, वो इतनी अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए कि उसकी बहुत गहराई तक वो मिट्टी में चली जाए, इसलिए बार बार उसकी डिगिंग करते रहते हैं। दूसरा कारण ये है कि लगातार डिगिंग करते रहने से जो हमारी मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है और फिर उसमें जो सॉयल में एरिएशन होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है और काफ़ी हद तक बढ़ जाता है एरिएशन। इसीलिए जो हमारे गार्डनर्स होते हैं वो लगातार सॉयल को डिग करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आपने देखा होगा जो भी प्लांट्स लगाते हैं वो बार बार मिट्टी को ऊपर नीचे डिग करके करते रहते हैं। ऐसा करने से एक तो सॉयल की एरिएशन बढ़ जाती है, सेकंड जो सॉयल कॉम्पैक्शन होता है वो भी अच्छा हो जाता है, काफ़ी हद तक सॉयल की गुणवत्ता बढ़ जाती है। एंड थर्ड ये होता है कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो काफ़ी गहराई तक घुस जाती हैं। उसके बाद है यहाँ पर रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, यानी सीड्स से रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल दिखाई गई है। अब यहाँ पे हम इसे रीड करेंगे। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड दैट मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया होगा कि मोस्ट प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो सीड से ही करते हैं। अ सीड जर्मिनेट्स व्हेन इट गेट्स फेवरेबल कंडीशन लाइक एयर, वाटर, वार्मथ एंड सॉयल। कोई भी जो सीड होता है वो तभी जर्मिनेट करता है जब उसकी फेवरेबल कंडीशन उसको मिलती है। तो सीड के जर्मिनेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो है एयर, वाटर और जो एक हीट होती है, गर्माहट, वो भी उसको मिलनी चाहिए, एंड मिट्टी जो कि बहुत ही जरूरी है। और सीड जर्मिनेशन टू प्रोड्यूस अ बेबी प्लांट। सीड जर्मिनेशन से क्या होता है, वो जर्मिनेट करता है, बनाता है एक बेबी प्लांट को और सीडलिंग को। तो सीडलिंग और बेबी प्लांट का मतलब एक ही है। अ बेबी प्लांट ग्रोज एंड ग्रेजुअली बिकम्स एन एडल्ट प्लांट। और जो बेबी प्लांट होता है वो ग्रो करता है और ग्रेजुअली वो किस में बदल जाता है, एडल्ट प्लांट में, यानी धीरे धीरे वो एडल्ट प्लांट बन जाता है। उसके बाद है एन एडल्ट प्लांट बियर्स फ्लावर। एडल्ट प्लांट में क्या होता है, फिर धीरे धीरे फ्लावर्स लगते हैं, फूल लगते हैं उसमें, फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। हम सबको पता है फ्लावर ही जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और फ्रूट की फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद है फ्रूट में हैव सिंगल सीड और मैनी सीड। फ्रूट्स में सिंगल सीड भी हो सकता है और बहुत सारे सीड्स भी हो सकते हैं, वेराइंग फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, यानी हर प्लांट में अलग अलग होता है। किसी प्लांट में जो फल लगते हैं उसमें एक सीड होता है, किसी में 2 सीड होते हैं। जैसे मैंगो जो होता है उसमें 1 सीड होता है, ठीक है, बड़ा सा होता है जिसे हम गुठली कहते हैं। ऐसे दूसरे प्लांट होते हैं उसमें 1 से ज़्यादा होते हैं सीड। उसके बाद है फ्रूट्स ड्राई अप। फ्रूट्स जो होता है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, एंड सीड्स आर स्कैटर्ड। और सीड्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, यानी बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। मदर प्लांट से वे बहुत दूर दूर बिखर जाते हैं। द सीड्स ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। और यही सीड जो होते हैं वो ग्रो करते हैं एक न्यू प्लांट को। इन दिस वे द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स कंटिन्यू। इस तरह से जो प्लांट्स की लाइफ साइकिल होती है वो चलती रहती है। वाई डू प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स। प्लांट्स जो होते हैं वो मैनी सीड्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे इसे बताया गया ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। दिस इज बिकॉज जितने भी सीड्स होते हैं वो न्यू प्लांट को ग्रो नहीं करते। ऐसा क्यों होता है वो यहाँ पे बताया गया है। कई बार ऐसा होता है सम सीड्स आर ईटन बाय ह्यूमंस। कई बार ऐसा होता है जो सम सीड्स आर ईटन बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। कुछ सीड्स जो होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा और ह्यूमंस के द्वारा खा लिए जाते हैं। सेकंड है सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय रेन, वाटर एंड हीट। सम सीड्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं रेन से, विंड से, हीट से, वो खराब हो जाते हैं। थर्ड है सम सीड्स आर पुअरली डेवलप्ड। कुछ सीड्स जो होते हैं पुअरली डेवलप्ड होते हैं, ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं, इस वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद सम सीड्स डू नॉट गेट फेवरेबल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। बहुत सारे सीड्स को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल पाती जर्मिनेशन के लिए। फेवरेबल कंडीशन वही होती हैं, हीट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए और सॉयल चाहिए। अगर नहीं मिल पाती है तो वो सीड
खराब हो जाता है, फिर उसे न्यू प्लांट ग्रो नहीं हो सकता। हैंस प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स टू इंश्योर एट लीस्ट फ्यू ऑफ देम जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स एंड देयर लाइफ साइकिल कंटिन्यू। इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मैनी सीड्स को, ये इंश्योर करने के लिए बहुत सारे इसमें से सीड्स निकलते हैं, एटलीस्ट फ्यू ऑफ देम, इसलिए ज़्यादा सीड्स उसमें होते हैं जिससे कि उनमें कुछ जो ऐसे हो वो तो जर्मिनेट हो जाएं और इससे जो प्लांट की साइकिल लगातार चलती रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें यहाँ नीचे मिल गया है। यहाँ बताया गया ना, वाई डू प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स। ये पूछा गया है कि किसी प्लांट, जो भी कोई प्लांट होता है बहुत सारे सीड क्यों प्रोड्यूस करता है, तो उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे बीज उसमें से होते तो जरूर है, निकलते हैं, लेकिन सारे बीज जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो उनमें से अगर कुछ भी जर्मिनेट हो जाते हैं तो जो प्लांट की लाइफ साइकिल है वो आराम से चलती रहेगी, वो बीच में डिस्टर्ब नहीं होगी। इसीलिए प्लांट्स बहुत सारे जो सीड्स होते हैं उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे इसके डायग्राम को एक बार देख लेते हैं ध्यान से। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, सीड लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। सीड से सबसे पहले क्या होगा, जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी इसको, यानी मिलेगा सबसे पहले एयर, वाटर, वार्मथ एंड सॉयल, जिसकी वजह से यहाँ जर्मिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा। जर्मिनेशन हो गया, इसके बाद छोटा सा जर्मिनेटिंग प्लांट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एडल्ट प्लांट बन जाएगा एक बड़ा सा। उसके बाद इस पर फ्लावर्स आएंगे, अच्छे अच्छे फूल लगेंगे, फूलों पे क्या आ रहे हैं, छोटे छोटे से इंसेक्ट आते रहते हैं। उसके बाद यहाँ से इन फूलों से फिर फल लगेंगे और फल से जो बहुत सारे बीज होते हैं वो दोबारा से क्या होंगे, फैल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग जगह बिखर जाएंगे, जिससे कि फिर से बहुत सारे प्लांट अलग अलग जगह पे ग्रो हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी बीजों से प्लांट ही निकलते हैं। जिन बीजों को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है वो नहीं डेवलप होते, कई बार पुअरली डेवलप्ड होते हैं उनके सीड्स। कई बार ऐसा होता है कि रेन, विंड और हीट की वजह से भी वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कई बार ह्यूमंस और एनिमल्स भी उनको खा जाते हैं, जिसकी वजह से न्यू प्लांट नहीं बन पाता है सीड से। अब यहाँ पर नेचर वॉक लिखा हुआ है, इसे हम रीड करते हैं। विजिट अ नियर बाई नर्सरी एंड फाइंड आउट द वेज इन विच डिफरेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस। एक नर्सरी के आसपास जाना चाहिए, हमें विजिट करना चाहिए और वहाँ पे फाइंड आउट करना चाहिए कि किन तरीकों से प्लांट को रिप्रोड्यूस किया जा रहा है। क्लिक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट सैपलिंग्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। और हमें पिक्चर्स क्लिक करनी चाहिए डिफरेंट सैपलिंग्स की और उनको पेस्ट करना चाहिए अपनी स्क्रैप बुक में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं पार्ट्स ऑफ सीड। सीड के कितने पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी 1 है, स्टडी द पार्ट्स ऑफ अ सीड। सबसे पहले इसमें क्या करना है, अ सीड इज हार्ड एंड ड्राई। सबको पता है सीड बहुत ही हार्ड एंड ड्राई होता है, बहुत ही कठोर सा है और ड्राई सूखा सा होता है। इट डज नॉट इजीली ब्रेकअप, इजीली इसको तोड़ा नहीं जा सकता है सीड को। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, सीड के स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट को स्टडी करने के लिए सोक सम ग्राम सीड्स इन वाटर। जो चने होते हैं उनको पानी में सोक करना है हमें, एंड लीव देम ओवरनाइट, और उनको रात भर के लिए छोड़ देना है। ये एक्टिविटी करनी है। फिर आप पाएंगे कि इस एक्टिविटी को करने से क्या होता है। ये होता है कि जब हम ऐसा करते हैं, सोक करने वाली जितनी भी चीज़ों को सोक करते हैं, थोड़े टाइम के बाद हम क्या देखते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जब उसको मतलब रुमाल में बांध करके चनों को रख देते हैं तो उसमें धीरे धीरे एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर, जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, थोड़ी एयर मिल जाती है, थोड़ी वार्मथ मिल जाती है, तो इस तरह से जर्मिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो इस एक्टिविटी से ये होता है, ये करके देखना चाहिए जिससे कि अच्छे से समझ में आए। उसके बाद है विल यू ऑब्जर्व। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है? नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल ऑब्जर्व दैट द सीड्स हैव ग्रोन बिगर एंड सॉफ्टर। नेक्स्ट मॉर्निंग आप क्या देखोगे, जितना ये ऑब्जर्व करोगे, जो भी सीड है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बहुत ही सॉफ्टर हो जाएगा। यानी पहले वो हार्ड था लेकिन अब वो सॉफ्टर हो जाएगा, लगातार पानी में डालने से, भीगने से, सोक करने से वो ऐसा हो गया। द सीड्स हैव एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड स्वेल्ड अप। जो सीड्स था उसमें जितना भी वाटर था, जितना वो ले सकता था वाटर, उसको ये नहीं कि सारा वाटर ही वो एब्जॉर्ब कर जाएगा, जितना वो लेना चाहता है उतना उसने एब्जॉर्ब कर लिया। एंड स्वेल्ड अप, और इसकी वजह से वो स्वेल्ड अप हो गया, यानी थोड़ा सा वो बिगर साइज में हो गया, फूल गया। वो स्वेल्ड का मतलब होता है फूल जाना, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि उसका साइज थोड़ा सा बिग हो गया। और सीड हैज अ स्मॉल होल। सीड में एक छोटा सा होल होता है थ्रू विच वाटर इज एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है। बिलो द होल, होल के नीचे यू विल सी अ स्कार। होल के नीचे आपको एक स्कार दिखेगा। दिस इज वेयर द सीड वॉज अटैच टू द फ्रूट। ये वो जगह होती है जहाँ पर सीड जो है वो अटैच्ड था फ्रूट से। नेक्स्ट है द हार्ड कोट कवरिंग द सीड्स बिकम सॉफ्ट इन वाटर एंड कैन देन बी टेकन आउट इजीली। अब जो हार्ड कोट कवरिंग थी सीड की वो सॉफ्ट हो जाती है, किसकी वजह से? पानी की वजह से सॉफ्ट हो जाती है। कैन देन बी टेकन आउट। अब इसे आसानी से आप कहीं भी लेके जा सकते हैं,
दिस आउटर कवरिंग विच प्रोटेक्ट्स द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। ये जो आउटर कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है सीड को, इसे कहते हैं सीड कोट। ऑन रिमूविंग द सीड ऑन रिमूविंग द सीड, जब इसे सीड पर से हटाते हैं ना, दिस आउटर कवरिंग विच प्रोटेक्ट ऑन रिमूविंग द सीड कोट यू विल सी टू पार्ट्स ऑफ द सीड कॉल्ड कॉटिलैडोन्स। जब हम सीड के ऊपर से इसे हटाते हैं इसकी कवरिंग को, तो हमें दो पार्ट्स दिखाई देते हैं सीड के, जिसे हम कहते हैं कॉटिलैडोन्स। बिटवीन कॉटिलैडोन्स लाइज द एम्ब्रियो। इन कॉटिलैडोन्स में ही क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, इनमें लगा हुआ रहता है। द एम्ब्रियो हैज अ बेबी शूट एंड बेबी रूट। एम्ब्रियो में क्या होता है, एक बेबी शूट होता है और एक बेबी रूट होता है। द कॉटिलैडोन्स ऑल्सो कॉल्ड सीड लीव्स। इन कॉटिलैडोन्स को सीड लीव्स भी कहा जाता है। प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं। दे स्टोर फूड फॉर ग्रोइंग बेबी प्लांट। ये ग्रोइंग बेबी प्लांट के लिए, बढ़ते हुए बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। सम सीड्स हैव ओनली वन cotyledon like rice, wheat, etc. Such plants are called monocots. कुछ जो होते हैं सीड्स उनमें केवल एक कॉटिलैडोन होता है, जैसे राइस, व्हीट, इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं मोनोकोट्स कहते हैं। सम सीड्स हैव टू कॉटिलैडोन्स, और कुछ में दो कॉटिलैडोन्स होते हैं, जैसे बीन, पी, ठीक है, मटर मतलब, और बीन्स, इसमें दो होते हैं, इन्हें डाइकॉट्स कहते हैं। उसके बाद ऑन रिसीविंग फेवरेबल कंडीशंस द एम्ब्रियो ग्रोज टू बिकम अ सीडलिंग। जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो जो एम्ब्रियो होता है वो ग्रो हो जाता है और एक सीडलिंग बन जाता है। द बेबी शूट ग्रोज अपवार्ड टू फ्रॉम द स्टेम एंड लीव्स। और जो बेबी शूट होता है वो ग्रो करता है ऊपर की तरफ, यानी इसमें सब स्टेम और लीव जो है वो ऊपर की तरफ निकलने लगती है। द बेबी रूट ग्रोज डाउनवर्ड टू फ्रॉम द रूट। और जो बेबी रूट होती है वो नीचे ग्राउंड की तरफ, जहाँ मिट्टी होती है उसके अंदर चली जाती है और उसको बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ लेती है उस मिट्टी को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये दिखाती हूँ, ये डायग्राम, इसको थोड़ा जूम करती हूँ। ये है हमारा पार्ट्स ऑफ अ ग्राम सीड। एक चना है, चने को जब हम भिगोएंगे उसके बाद से तोड़ेंगे तो इस तरह दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाते हैं ये सीड कोट है, ये ब्राउन ब्राउन सा, यहाँ पे ये निकल रहा है ना स्ट्रक्चर से, वाइट से स्ट्रक्चर निकल से कहते हैं सीड होल। यहाँ पे सीड स्कार है इसका। अब जब ये इस तरह से इसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो ये बेबी शूट निकलेगा यहाँ से, और ये दो कॉटिलैडोन 1 और 2 पार्ट्स, इसलिए दो इनको कॉटिलैडोन कहते हैं। और ये बेबी रूट नीचे की तरफ निकलती है, तो ये पार्ट्स ऑफ अ ग्राम सीड। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। तो दो तरह के पाए जाते हैं, एक मोनोकॉट्स होते हैं, दूसरे डाइकॉट्स होते हैं। मोनोकॉट्स कौन से वाले प्लांट होते हैं, राइस एंड व्हीट होते हैं, एंड डाइकॉट्स कौन से होते हैं, बीन एंड पी होते हैं। उसके बाद है सीड जर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। वो प्रोसेस जिसमें एक सीड डेवलप हो जाता है और सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन। टू जर्मिनेट अ सीड नीड्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ। सीड जर्मिनेशन के लिए उन्हें प्रॉपरली क्या चाहिए होता है, एक उचित मात्रा में उन्हें एयर, वाटर एंड वार्मथ यानी गर्माहट चाहिए होती है। दीज आर एसेंशियल फॉर अ जर्मिनेटिंग सीड। ये सारी चीज़ें सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन इन द एयर इज नीडेड टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड रिजर्व्स इन कॉटिलैडन्स। ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद होती है वो उनको बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि वो एनर्जी गेन करते हैं और उस एनर्जी से एनर्जी गेन करते हैं और जो अपना खाना है वो रिजर्व करके रखते हैं, किसमें, कॉटिलैडन्स में। नंबर 2 है वाटर सॉफ्टन्स द सीड कोट दैट हेल्प द बेबी प्लांट टू कम आउट ऑफ इट ईजिली। उसके बाद जो वाटर होता है वो सीड कोट को बहुत सॉफ्टन्स कर देता है, बहुत हार्ड से उसको सॉफ्ट बना देता है, जिससे कि हेल्प होती है जो बेबी प्लांट होता है उसको बाहर निकलने में बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर वो हार्ड होगा तो नहीं निकल पाएगा। नंबर 3 है वार्मथ मेक्स द एम्ब्रियो एक्टिव फॉर द ग्रोथ। और जो वार्मथ, जो गर्माहट मिलती है वो एम्ब्रियो को एक्टिव बना देता है ग्रोथ के लिए। जो उसके अंदर एक एम्ब्रियो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको एक्टिव करता है ग्रोथ के लिए। उसके बाद इन जर्मिनेशन एट फर्स्ट बेबी रूट कम्स आउट ऑफ द सॉफ्ट सीड फॉलोड बाई बेबी शूट। जर्मिनेशन के प्रोसेस में जो फर्स्ट बेबी रूट होती है वो बाहर आती है सॉफ्ट सीड से, ठीक है, फॉलोड बाय बेबी शूट, और बेबी शूट की तरफ पीछे पीछे चली जाती है। द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड। और रूट जो होती है वो नीचे की तरफ बढ़ने लगती है, यानी मिट्टी के अंदर गहराई में जाने लगती है। वाइल द शूट्स ग्रो अपवार्ड्स। और जबकि शूट्स का जो हिस्सा होता है, दो हिस्से होते हैं ना, रूट एंड शूट, तो रूट जो होता है वो नीचे की तरफ यानी ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ने लगता है और गहराई से मिट्टी को पकड़ने लगता है, और फिर ये अंडरग्राउंड हो जाता है। फिर रूट हमें तो दिखती नहीं है, एंड जो शूट होता है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, ग्रो करने लगता है।
the tiny cotyledons or seed leaves open on the shoot and carry out photosynthesis for some time. और जो छोटे छोटे कोटिलेडन्स होते हैं या फिर सीड होते हैं, उनमें लीव्स यानी जो पत्तियां होती है वो ओपन होने लगती हैं शूट के ऊपर, एंड कैरी आउट, और फिर वो फोटोसिंथेसिस कुछ दिनों के बाद उनमें होने लगता है. दिस बेबी प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग. ये बेबी प्लांट सीडलिंग कहलाता है. एज सीडलिंग ग्रोथ, जैसे जैसे सीडलिंग बड़ा होता है, इट डेवलप ट्रू लीव्स, और इसमें फिर जो रियल वाली लीव्स होती है वो आना शुरू हो जाती है, डेवलप होना शुरू हो जाती है. देन कोटिलेडन श्रिंक एंड डिसअपीयर. उसके बाद जो कोटिलेडन्स होता है वो श्रिंक हो जाता है यानी सिकुड़ जाता है और धीरे धीरे वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है. द सीडलिंग ग्रोज टू बिकम अ यंग प्लांट. और जो हमारा सीडलिंग होता है वो ग्रो होकर के एक यंग प्लांट के रूप में बदल जाता है. अब यहाँ पे ये फिगर है, इसकी एक डायग्राम है. स्टेजेस इन सीड जर्मिनेशन, यानी सीड जर्मिनेशन में कौन कौन से स्टेज होते हैं वो यहाँ दिखाया गया है. तो ये है स्टेजेस इन सीड जर्मिनेशन. सबसे पहले मिट्टी में हमने ये डाला, उसके बाद उसको लगातार वाटरिंग अच्छे से करते रहे टाइम टू टाइम, मतलब एक टाइम होता है उस हिसाब से इसकी वाटरिंग करनी चाहिए, यानी कि हर वक्त पानी में ही इसको डुबोए रखे तो ख़राब हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे सनलाइट से इसको वार्मथ मिल रही है, ये रूट है, इसकी नीचे डेवलप होनी शुरू हो चुकी है. उसके बाद यहाँ छोटा सा ये प्लांट बना, ऊपर का हिस्सा शूट कहलाता है, नीचे का हिस्सा रूट कहलाता है. ये इसकी सीड लीव्स है 1 और 2. उसके बाद ये कोटिलेडन से जो यहाँ से फट गया, इसमें से लीफ निकलनी शुरू हो गई, हवा इसको मिल रही है यहाँ से. ये सारी इसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं. सॉयल भी है यहाँ पर, वाटर भी है यहाँ पर, और हीट के लिए यहाँ पर ये सन भी है और एयर तो है. ये चारों चीज़ें होनी जरूरी है. उसके बाद ये वेल डेवलप्ड यहाँ पे रूट सिस्टम होगा जो मिट्टी के अंदर चला गया. उसके बाद ये सीड लीव, ये सीड जो था ये फटा, इसमें से 2 पत्तियाँ निकली, फिर आगे जाके और इन्होंने ग्रोथ करी, तो ये फर्स्ट लीव्स है इनकी. उसके बाद नीचे की तरफ और पत्तियाँ आने लगी, यानी पहले ये जो यहाँ से हुआ, यहाँ से फर्स्ट लीफ बन गई, उसके बाद यहाँ पे सेकंड लीव्स बन गई. इस तरह से पत्तियों का बनना शुरू होता है. धीरे धीरे ये प्लांट जो है बड़ा होता जाएगा और फिर आगे जाके जिस भी तरह का प्लांट होगा, क्योंकि प्लांट भी 3 तरह के होते हैं ना, ट्रीज, शर्ब, हर्ब, उस तरह की ये फॉर्म में आ जाएगा. तो जब भी इस तरह से आए स्टेजेस इन सीड जर्मिनेशन, तो अगर ये डायग्राम बना दिया जाए तो काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं. और लिखने के तो मिलते ही हैं, पर डायग्राम अगर बना हो तो और ज़्यादा बेटर रहता है. अब यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2 है, स्टडी द कंडीशन नीडेड फॉर सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन के लिए जो भी कंडीशंस नीडेड है, ज़रूरी है, वो हम उसके बारे में देखेंगे. पहले टू स्टडी द कंडीशन नीडेड फॉर सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सी कंडीशन जो है वो जरूरी है उसके बारे में यहाँ स्टडी करेंगे. लेट अस परफॉर्म द गिवन एक्टिविटी, व्हाट टू डू. अब हम इस एक्टिविटी को यहाँ परफॉर्म करेंगे. अब हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले टेक 4 बाउल्स एंड मार्क देम एज A, B, C and D. ये 4 यहाँ पे इस तरह से हमें बाउल लेने हैं. ये इस तरह से हमें 4 बाउल लेने हैं, इन सबको मार्क करना है. कैसे मार्क करना है वो दिखाती हूँ. यहाँ पे सबके नाम यहाँ पे लिख देने A, B, C, D करके. फाइंड अ प्लेस वेयर एयर एंड सनलाइट आर एडिक्वेट सच एज अ विंडो सील. और इनको ऐसी जगह पे हमें प्लेस करना है, रखना है जहाँ पर एयर और सनलाइट जो है वो भरपूर मात्रा में आ रही हो खिड़की के रास्ते. उसके बाद है टेक सम किडनी बीन सीड्स. किडनी बीन का मतलब होता है राजमा लेना है यहाँ पर हमें. वाटर एंड कॉटन, और थोड़ा वाटर डालना है, कॉटन लेना है. नाउ फॉलो द गिवन स्टेप्स. अब जो दिए हुए स्टेप इनको फॉलो करना है. सबसे पहले क्या करना है, पुट फ्यू ड्राई सीड्स इन अ बाउल. ठीक है, कीप इट ऑन द विंडो सील. सबसे पहले क्या करना है, हमें ड्राई सीड्स लेने हैं एक बाउल में, और उसके बाद इसको विंडो सील के पास रख देना है, यानी खिड़की के पास रख देना है, विंडो सील के पास रख देना है. उसके बाद है पुट फ्यू ड्राई सीड्स इन बाउल बी. और कुछ जो ड्राई सीड्स है उनको बाउल बी में रखना है हमें, विच इज फिल्ड विद वाटर, जो कि पानी से फिल होगा, भरा हुआ रहेगा. कीप इट ऑन द विंडो सील, और इसे भी विंडो सील के पास रखेंगे. पुट सम सोक्ड सीड्स ऑन अ मॉइस्ट कॉटन इन बाउल. और कुछ को क्या करना है, जो मॉइस्ट कॉटन होता है, भीगा हुआ कॉटन का कपड़ा होता है, उसमें सोक्ड पहले से भिगोया हुआ जो सीड्स है उसको लेकर बाउल सी में रख देंगे. और उसको भी ले जा करके कहाँ रखेंगे, रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज में रख देंगे जाके. पुट सम सोक्ड सीड्स ऑन ए मॉइस्ट कॉटन इन अ बाउल. और उसके बाद कुछ जो सोक्ड सीड्स होंगे उनको मॉइस्ट कॉटन में डाल करके बाउल डी में रखेंगे. उसके बाद फिर इसको भी विंडो सील के पास रख देंगे. अब क्या करेंगे, उसके बाद रेगुलरली वाटर द कॉटन टू कीप इट मॉइस्ट. और जो कॉटन का कपड़ा हम भिगो के लपेट के इसमें रखते हैं, उसको मॉइस्ट रखना है, हमेशा हल्का सा गीला रखना है. तो उससे क्या होगा वो देखेंगे. व्हाट विल यू ऑब्जर्व. कुछ दिनों के बाद क्या होगा देखते हैं. आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल ऑब्जर्व दैट ओनली सीड्स इन बाउल डी हैव जर्मिनेटेड. बाउल डी जो है इसमें रखे हुए जो ये बीन्स हैं, किडनी बीन,
यही जर्मिनेट होते हैं, बाकी इनमें से कोई भी नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सबको पहले से पता था कि किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती है, 4 नहीं तो 3 तो चाहिए ही होती है। जैसे सबसे पहले तो सीड होना चाहिए आपके पास, सेकंड वाटर होना चाहिए, एयर होना चाहिए और वार्मथ होना चाहिए। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में सीड भी था, एयर भी था एंड वार्म भी था, ठीक है, सब कुछ था, लेकिन वाटर नहीं था इसमें, इसलिए जर्मिनेट नहीं हुआ। दूसरे वाले में क्या हुआ? सीड्स है, वाटर है, वार्मथ है, बट इसको फिर भी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली क्योंकि इसको हमने ढका हुआ नहीं था, इस वजह से ऐसा ये हुआ। इसमें हवा नहीं लगी, एयर नहीं था, यहाँ पे हवा नहीं मिल रही थी इसको। उसके बाद है यहाँ पे सीड्स को हमने उठाकर ले जाकर फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में तीनों चीज़ें मिली, लेकिन वहाँ पे गर्माहट नहीं थी, जिसकी वजह से ये जर्मिनेट नहीं हुआ। और डी बाउल में ये हुआ, यहाँ पे इसको सब कुछ मिला। यहाँ पे इसको हमने रखा था विंडो सील, जहाँ से सूरज की रोशनी भी आ रही थी, हवा भी मिल रही थी और गीले कपड़े में लपेट के रखा भी हुआ था। इस वजह से इसको सारी फेवरेबल कंडीशन मिली, इसलिए ये यहाँ पर ग्रो कर गया। तो ये था रीजन कि जो डी बाउल में रखा हुआ था उसने ही क्यों जर्मिनेशन का प्रोसेस किया, बाकियों ने क्यों नहीं किया। क्योंकि कोई भी अगर एक कंडीशन में से गायब होगी तो सीड जो होगा वो जर्मिनेट नहीं होगा। उसके बाद है यहाँ पर हाउ इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ? सीड्स इन बाउल ए डू नॉट गेट वाटर, सीड्स इन बाउल बी डू नॉट गेट एयर एज दे वर इमर्स्ड इन वाटर। उनको जो सीड बाउल ए में जो सीड था उसको पानी नहीं मिला, बाउल बी में जो सीड्स थे उनको हवा नहीं मिली, लेकिन वो पानी में फिर भी डुबा के उन्हें रखा गया था सोख करके। सीड्स इन बाउल सी, और जो बाउल सी में सीड्स थे डू नॉट गेट वार्मथ, उनको गर्माहट नहीं मिली एज दे वर कीप इन द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में ठंडक होती है तो इस वजह से काफ़ी ठंडे हो गए, तो उनको गर्माहट नहीं मिली, इस वजह से वो भी जर्मिनेट नहीं हुआ। अब आ गया, अब यहाँ पर आते हैं ओनली सीड्स इन बाउल डी। बाउल डी गेट एयर, वाटर एंड वार्मथ, उनको सारी चीज़ें मिली, उनको एयर भी मिला, वाटर भी मिला एंड वार्मथ भी मिला। दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट एयर, वाटर एंड वार्मथ आर वेरी एसेंशियल कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। ये एक्टिविटी ये प्रूव करती है कि एयर, वाटर एंड वार्मथ आर द एसेंशियल कंडीशन, सबसे जरूरी कंडीशंस है सीड जर्मिनेशन के लिए। अगर एक भी चीज़ इनमें से मिस हो जाती है तो सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं विजडम ट्री पे। विजडम ट्री में क्या लिखा है? अ सीड कैन रिमेन डोरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम इन अनफेवरेबल कंडीशन। कोई भी सीड जो है वो हो सकता है डोरमेंट, यानी सुप्त अवस्था में रह सकता है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए, अगर उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिले। सच एज इन एक्सट्रीम विंटर, अगर बहुत ठंड हो या फिर बहुत गर्मी हो तो वो किस उस अवस्था में चला जाता है? डोरमेंट, यानी सुप्त अवस्था में। इट रिमेन्स वाइबल एज द एम्ब्रियो स्टेज वॉल प्रोटेक्टेड बिटवीन द कोटिलेडन्स ऑन रिसीविंग फेवरेबल कंडीशन द सीड जर्मिनेट्स। तो ये तब तक जो है जर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी सीड दोबारा जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जानकारी दी गई है, तो समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह से बोला जाए कि प्रूफ करो कि क्यों जरूरी है ये चारों चीज़ें सीड जर्मिनेशन के लिए, तो हम इस एक्टिविटी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं सीड डिस्पर्सल पे। सीड डिस्पर्सल में हम ये देखेंगे द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट टू फार ऑफ प्लेसेस कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। वो प्रोसेस जिससे कि सीड्स जो है स्कैटर्ड हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, अपनी मदर प्लांट से कहीं और दूर जगह पे फैल जाता है, और फिर वहाँ पर जब फैलता है तो इस प्रोसेस को सीड डिस्पर्सल कहते हैं। डिस्पर्सल का मतलब ही होता है स्प्रेड हो जाना, यानी सीड जब स्प्रेड हो जाता है जिस प्रोसेस के थ्रू स्कैटर हो जाता है अपने मदर प्लांट से दूर होकर कहीं बिखर जाता है, तो उसे सीड डिस्पर्सल कहते हैं। वाई डू सीड नीड्स टू बी डिस्पर्स्ड? सीड्स को क्यों ज़रूरत होती है डिस्पर्स्ड होने की? एज यू नो, आप पहले से जानते हैं, प्लांट्स नीड एडिक्वेट सनलाइट, एयर एंड वाटर फॉर प्रॉपर ग्रोथ। प्लांट्स को नीड होती है एडिक्वेट सनलाइट, एयर एंड वाटर की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। प्लांट्स विच ग्रो क्लोज टू ईच अदर कंप्लीट फॉर स्पेस, एयर, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट। प्लांट्स जो कि एक दूसरे के पास पास लगे हुए रहते हैं, वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं स्पेस के लिए, जगह के लिए, हवा, वाटर एंड मिनरल्स एंड सनलाइट के लिए। इफ़ ऑल द सीड्स फॉल नियर द मदर प्लांट, अगर सारे जो सीड्स हैं वो मदर प्लांट के आसपास ही गिरेंगे या फैलेंगे, एंड क्लोज टू ईच अदर, और एक दूसरे के बिल्कुल आसपास होंगे, दे विल कंपीट विद ईच अदर, तो वे एक दूसरे से ही कंपटीशन करेंगे ग्रो करने के लिए। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ये होगा मैनी सीड्स विल फेल टू जर्मिनेट, बहुत सारे जो सीड्स होंगे वो जर्मिनेशन के प्रोसेस में फेल हो जाएंगे, नहीं, उनमें जर्मिनेशन प्रोसेस ही नहीं होगा। हैंस सीड्स नीड टू बी स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट,
इसीलिए जो सीड्स है उनको ज़रूरत होती है स्कैटर्ड होने की अपने मदर प्लांट से दूर दूर। तो इस सवाल का जवाब यहीं पे हमें मिल गया है, इसलिए दूर दूर ये बिखरते हैं। अगर ये पास पास होंगे, सारे सीड्स पास में ही गिरेंगे मदर प्लांट के, तो उनमें आपस में ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि सबको क्या चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, सनलाइट चाहिए। जब आपस में इनमें कंपटीशन हो जाएगा तो किसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। जिसको मिलेगा वो ग्रो कर जाएगा और जिसको नहीं मिलेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए इनका जो डिस्पर्सल होना चाहिए वो दूर दूर होना चाहिए, पास पास नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एज प्लांट्स और सीड्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, नेचर हैज अरेंज सम एजेंट्स टू स्कैटर सीड्स। जो प्लांट्स होते हैं, हम जैसे जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स या सीड्स होते हैं वो खुद तो मूव कर नहीं सकते हैं, लेकिन नेचर ने ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है, ऐसा सिस्टम डेवलप किया है, इसके लिए ऐसे एजेंट्स बना रखे हैं जो कि सीड्स को स्कैटर करते हैं, यानी फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। दीज एजेंट्स आर विंड, वाटर एंड एनिमल्स। इन सम प्लांट द फ्रूट्स ओपन विद एन एक्सप्लोजन स्प्रेइंग द सीड्स ओवर अ लार्ज एरिया। कुछ प्लांट में जो फ्रूट्स होते हैं ओपन विद एन एक्सप्लोजन, यानी तो यहाँ पर थे हम। इन सम प्लांट्स फ्रूट्स ओपन, ये बता दिया था मैंने, फ्रूट्स ओपन विद एन एक्सप्लोजन स्प्रेइंग द सीड्स ओवर अ लॉन्ग एरिया। These agents ensure that seeds are scattered far and wide, preventing their clustering. Some plants में क्या होता है, फ्रूट्स ओपन होते हैं एक्सप्लोजन के साथ, जैसे फट जाती है ना कोई चीज़, तरह से फटते हैं, तो एक्सप्लोजन वर्ड इसके लिए यहाँ यूज किया है। स्प्रेइंग द सीड्स, और जितने भी सीड्स होते हैं वो स्प्रे कर जाते हैं, फैल जाते हैं ओवर अ लार्ज एरिया में। ये एजेंट्स इंश्योर करते हैं कि जो सीड्स हैं वो सारे फार एरिया में स्कैटर्ड हो गए वाइड एरिया में, प्रिवेंटिंग देयर क्लस्टरिंग। ऐसा इसलिए होता है उनकी क्लस्टरिंग को रोकने के लिए। उसके बाद यहाँ आते हैं विंड। सम सीड्स आर लाइट इन वेट, कुछ सीड्स जो होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं वेट में। दे कैन ईजिली गेट कैरीड अवे बाय विंड, वे बहुत ही ईजिली हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। दे हैव मॉडिफाइड पार्ट्स, उनमें मॉडिफाइड पार्ट लाइक हेयर एंड विंग्स होते हैं। इन सम प्लांट फ्रूट्स हैव विंग्स, और कुछ प्लांट्स में और फ्रूट्स में विंग्स भी होते हैं। जैसे ये कॉटन सीड हैज फ्लफी हेयर राउंड इट, कॉटन के सीड में फ्लफी हेयर इसके चारों तरफ होता है। मदार सीड हैज टफ्ट ऑफ हेयर, इसमें टफ्ट इसमें जो हेयर है वो इस तरह का होता है। एंड थर्ड है डैंडिलियन सीड हैज हेयर, इसमें भी हेयर स्ट्रक्चर होता है। और ये है तो डैंडिलायन सीड हैज हेयर, तो ये डैंडिलायन सीड है, इनमें भी हेयर होते हैं। इसके बाद है हिप्टेज फ्रूट हैज विंग्स, हिप्टेज फ्रूट जो है इनमें भी ऐसे विंग्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये विंग्स दिख रहे हैं ये। उसके बाद है यहाँ पर आ जाते हैं वाटर। द सीड्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर और नियर वाटर गेट डिस्पर्स्ड बाय वाटर। जो भी प्लांट्स के सीड्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं वाटर में या फिर वाटर के आसपास के एरिया में, डिस्पर्स्ड बाय वाटर, उनमें जो डिस्पर्सल का काम होता है वो वाटर के थ्रू होता है। द फ्रूट्स एंड सीड्स हैव फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, जो भी उनके फ्रूट एंड सीड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें। द कोकोनट फ्रूट हैज अ फाइब्रस कोट, कोकोनट फ्रूट में फाइब्रस कोट होता है विच हेल्प्स इट टू फ्लोट इन वाटर, जिसकी वजह से ये जो हेल्प करता है वाटर में फ्लोट करने में, फ्लोट मतलब तैरने में। द लोटस प्लांट हैज अ स्पॉन्जी स्ट्रक्चर विच बियर्स द फ्रूट्स, जो लोटस प्लांट होता है उसमें स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है जो कि बेयर करता है फ्रूट्स को, ठीक है। इट मतलब इसी के ऊपर फ्रूट लगते हैं। इट फ्लोट्स इजीली एंड कैन ट्रेवल फार अवे, ये इजीली इसी की वजह से फ्लोट कर पाता है और बहुत दूर तक इसीलिए ये ट्रेवल कर पाता है। अब यहाँ पे ये एक दो डायग्राम है, पहला है कोकोनट ट्री का, ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे लोटस प्लांट का। तो इन दोनों में बताया गया है कि इसमें किस तरह से होता है डिस्पर्सल, इनमें वाटर के थ्रू होता है वो दिखाया गया है। एनिमल्स वी, नंबर 3 है एनिमल्स के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है। वी एंड मैनी एनिमल्स ईट फ्रूट्स, हम और बहुत सारे जानवर जो है फ्रूट्स खाते हैं, लाइक मैंगो, एप्पल, वाटरमेलन, लीची एटसेट्रा, एंड थ्रो अवे द सीड्स, और खाने के बाद क्या करते हैं, सीड्स को थ्रो अवे कर देते हैं, फेंक देते हैं। इन दिस वे वी डिस्पर्स द सीड्स ऑफ द प्लांट, इस तरह से हम क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं प्लांट्स के सीड्स को डिस्पर्स कर देते हैं, यानी इनको फैलने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब ऐसी जगह पे उन्हें फेंक देते हैं कि कभी कभी वो ग्रो कर जाते हैं। स्क्वायरल्स हाइड सीड्स एट डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑफन
फॉरगेट अबाउट दैट। स्क्वायरल्स हैं, ये क्या करती हैं कि जो भी खाती हैं ना कुछ भी, उसको अपने सीड्स को ये हाइड कर देती है डिफरेंट प्लेसेस पर, छिपा देती हैं उसे, और अक्सर छुपा करके भूल जाती हैं कि उन्होंने कहाँ छुपाया था, उन्हें जाना है उस सीड को लेने के लिए, वो भूल जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। इस वजह से भी सीड डिस्पर्सल को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे दिखाया डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, जैसे ये है और ये एक बर्ड है जो खा रहे हैं, यहाँ पे डॉग है, ये एनिमल्स भी सीड डिस्पर्सल में बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद है द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक जैंथियम एंड यूरेना हैव हुक्स एंड ब्रिस्टल्स। कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं, प्लांट्स के कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे जैंथियम एंड यूरेना हैं, इनमें हुक्स और ब्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं। दीज फ्रूट्स गेट अटैच्ड टू द हेयर एंड स्किन ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स। ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, चरते हुए जो जानवर होते हैं, उनकी स्किन के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, ये फ्रूट्स चिपक जाते हैं। एंड गेट डिस्पर्स्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्पर्स हो जाते हैं। दिस फ्रूट्स कैन ऑल्सो स्टिक टू आवर क्लॉथ्स। ये फ्रूट्स हमारे क्लॉथ्स पे भी स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो फॉर अ हाइक चेक योर ट्राउजर एंड सॉक्स वर दीज फ्रूट्स। सो नेक्स्ट टाइम जब आप हाइक के लिए जाते हैं तो एक बार चेक करना अपने ट्राउजर्स एंड सॉक्स में कहीं ये फ्रूट उसमें स्टिक तो नहीं हो गए हैं। जैसे ये जैंथियम का फ्रूट है, और ये इस तरह से क्या होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं हुक्स वाली होते हैं और ब्रिस्टल्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से बार्ब्ड स्पाइन्स हेल्प फ्रूट टू अटैच टू एनिमल फर। जो बार्ब्ड स्पाइन्स होती है वो हेल्प करती है फ्रूट को अटैच होने में एनिमल के फर में, यानी जो एनिमल के फर निकले होते हैं या फिर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर उनमें जाके चिपक जाते हैं इसकी हेल्प से, बार्ब्ड स्पाइन्स की वजह से। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एक्सप्लोजन। व्हाट इज एक्सप्लोजन? सम फ्रूट्स ऑफ पी, यानी कुछ जैसे सम फ्रूट्स ऑफ पी के जो कुछ फ्रूट्स होते हैं, यहाँ पे गेरेनियम एंड बाल्सम ब्रस्ट ओपन, ये ब्रस्ट होके खुल जाते हैं। व्हेन दे बिकम ड्राई, जब वे ड्राई हो जाते हैं। ड्यू टू विच सीड जंप आउट ऑफ द फ्रूट्स, ऐसा होने की वजह से जो सीड्स होते हैं वो जंप आउट हो जाते हैं फ्रूट्स में से एंड गेट डिस्पर्स्ड, और इस तरह से वो डिस्पर्स हो जाते हैं। इफ़ यू हैव बाल्सम इन योर स्कूल गार्डन, अगर बाल्सम का प्लांट आपके स्कूल गार्डन में हो, द गार्डनर में शो यू हाउ स्प्रिंग लाइक इट्स पॉट्स आर। तो जो गार्डनर है वो आपको शो कर सकता है कैसे स्प्रिंग लाइक इसके जो पॉट्स होते हैं। सबसे पहले ये है पी, पॉट ब्रस्ट ओपन। ये पी यानी मटर का पौधा है जो कि इस तरह से ब्रस्ट हो जाता है और ओपन होकर ऐसे खुल जाता है। यहाँ पर है ये एक्सप्लोजन इसका हो रहा है, ये दिखाया गया है डिस्पर्सल बाय फ्रूट एक्सप्लोजन। यहाँ पे डिस्पर्सल दिखाया गया है फ्रूट एक्सप्लोजन का। उसके बाद है स्टेट ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला है ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते न्यू प्लांट्स को। फॉल्स है, करते हैं, यानी ट्रू लगेगा यहाँ पे। उसके बाद है द मोनोकॉट प्लांट्स हैव सीड्स विथ टू कोटिलेडोन्स। फॉल्स होगा। सीड्स दैट हैव हेयर आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, जिनके हेयर होते क्या वाटर से होते नहीं, फॉल्स हो जाएगा वो तो। उसके बाद है नंबर 4, एयर वाटर एंड सॉयल आर द 3 एसेंशियल कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। एयर वाटर एंड सॉयल ये 3 एसेंशियल कंडीशंस है सीड जर्मिनेशन के लिए। नहीं, एक और कंडीशन होती है वार्मथ, जो है नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है डेंड्रिलायन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। डेंड्रिलायन सीड्स जो होते हैं एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, फॉल्स। यहाँ पे आ जाते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स, यानी जो रिप्रोडक्शन बॉडी पार्ट्स के थ्रू होता है वो कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे यहाँ पे। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं रिप्रोड्यूस होते हैं अपने बॉडी पार्ट से। दे कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। वे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी रूट से, स्टेम से एंड लीव्स से। रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। सम प्लांट लाइक शुगर केन, बनाना, ग्रेप्स, रोज, हिबिस्कस एंड बोगनवेलिया कैन ग्रो फ्रॉम अ मेथड कॉल्ड स्टेम कटिंग। ये कुछ प्लांट्स के नाम बताए गए हैं। ये सारे प्लांट्स जो होते हैं ये ग्रो करते हैं, एक अलग तरह एक मेथड होता है जिसे कहते हैं स्टेम कटिंग। उसके थ्रू ये सारे ग्रो कर जाते हैं। इन दिस मेथड अ स्टेम इज टेकन फ्रॉम द मदर प्लांट। मदर प्लांट से एक स्टेम को लिया जाता है इस मेथड में। एंड इट्स लोअर एंड, और उसका लोअर एंड लिया जाता है, इज बरीड इन द मॉइस्ट सॉइल। और उसके लोअर एंड को क्या किया जाता है, जो भी मदर प्लांट से लिया जाता है ना स्टेम, उसको क्या किया जाता है कि मॉइस्ट सॉइल में ले जा करके उसके लोअर एंड को ऐसे मतलब मिट्टी में गाड़ा जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, द कटिंग डेवलप रूट्स। जो कटिंग डेवलप होती है वो कटिंग जो होती है वो रूट्स में डेवलप हो जाती है। न्यू ब्रांचेज एंड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। न्यू ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद
एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। जैसे कि रोज प्लांट को अगर ग्रो करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी जो ये स्टेम दिख रही है इसको कट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये करेक्ट ऑर्डर है, उसके बाद ऐसे, और उसके बाद जब इसे मिट्टी में लगा देते हैं तो ये टू मच एंगल, तो इस तरह से ये हो जाता है। उसके बाद स्टेम कटिंग, उसके बाद यहाँ जाते हैं टू मच एंगल। नेक्स्ट यहाँ पे वाटरिंग करते हैं, वाटरिंग करने से ये सारी चीज़ें इसमें ग्रो हो जाती हैं। ग्रो होने पर रूट डेवलप हो जाती है, न्यू ब्रांचेज आ जाती हैं और एक नया प्लांट बन जाता है रोज का। उसके बाद है पोटैटो एंड जिंजर अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। पोटैटो और जिंजर जो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर दबा हुआ रहता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व पोटैटो एंड जिंजर स्टोर्ड इन योर किचन? कभी किचन में जाके देखा है जो भी स्टोर किया रहता है हमने पोटैटो एंड जिंजर को? यू मस्ट हैव नोटिस दैट स्मॉल बर्ड्स ग्रो ऑन पोटैटो एंड जिंजर। देखा होगा आपने कि स्मॉल बर्ड्स निकल जाती है उनके अंदर से। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड आइज, इन्हें आइज कहा जाता है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स, इन बर्ड्स से न्यू प्लांट ग्रो किया जा सकता है। एनी पार्ट ऑफ द पोटैटो दैट हैज बर्ड्स ऑन इट कैन ग्रो इन टू अ होल न्यू प्लांट। एनी पार्ट ऑफ द पोटैटो, पोटैटो का कोई भी ऐसा पार्ट हो जहाँ पे बर्ड निकल चुकी है उससे हम एक होल न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ऑनियन एंड गार्लिक आर ऑल्सो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। ऑनियन एंड गार्लिक भी अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम ही हैं। ऑनियन एंड गार्लिक आर बल्ब शेप्ड स्टेम। अनियन और गार्लिक जो है बल्ब शेप्ड स्टेम होती है, सर्कल्ड बाई स्केली एंड फ्लैशी लीव्स। द बर्ड इज इन द सेंटर ऑफ द बल्ब, और जो बर्ड होता है वो बल्ब के सेंटर में लगा होता है। न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द बर्ड, जो न्यू प्लांट होता है वो बर्ड में से ग्रो होता है। जैसे ये आलू है, इसकी ये आँखें ऐसे जर्मिनेट हो जाती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जर्मिनेटिंग बर्ड्स हो जाते हैं। तो इस तरह के आलू को हम जल्दी यूज कर लेते हैं। उसके बाद है जर्मिनेटिंग बर्ड। जर्मिनेटिंग बर्ड है यहाँ पर जिंजर, इसमें से निकल गया ऐसे प्लांट। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं यहाँ आ जाते हैं, ये दोबारा दिखा देती हूँ जिंजर का कैसे हुआ। उसके बाद यहाँ अनियन, अनियन में जर्मिनेटिंग प्लांट फ्रॉम बर्ड, यानी बर्ड में से निकल रहा है जर्मिनेटिंग प्लांट। उसके बाद है फ्लैशी स्केली लीव्स, ये फ्लैशी स्केली लीव्स हैं और ये नीचे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्राउन ब्राउन सा, ये बर्ड है इसका। उसके बाद है प्लांट ग्रो फ्रॉम बर्ड्स, प्लांट्स जो कि बर्ड्स के थ्रू ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी, कारपेट ग्रास एंड वाटर लेट्यूस ग्रो लॉन्ग स्टेम, ये लॉन्ग स्टेम से ग्रो करते हैं। कारपेट ग्रास एंड वाटर लेट्यूस और स्ट्रॉबेरी दैट रन्स अलॉन्ग द ग्राउंड, और ये ग्राउंड के साथ साथ ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। दिस क्रीपिंग स्टेम इज कॉल्ड रनर, ये जो क्रीपिंग स्टेम होती है इसे रनर कहते हैं। रूट्स ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स ऑन द रनर, और जो रूट्स ग्रो करती है बर्ड में से और फिर इस बर्ड में से ही रूट्स जो है वो ग्रो कर जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लांट दिखाया गया है, ये है रनर प्लांट। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स ऑन द रनर, तो ये जो रनर्स है इनसे प्लांट्स जो है वो ग्रो कर गया है बर्ड्स में से। नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स, लीव्स से भी रिप्रोडक्शन होता है। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम द एजिस ऑफ द लीव्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक एग्जाम्पल है ऐसी लीफ का जिसके एजिस से भी रिप्रोडक्शन का काम हो जाता है। ये है प्लांटलेट्स और यंग प्लांट्स फॉल फ्रॉम द लीफ ऑन द सॉयल। प्लांटलेट्स का मतलब होता है जो छोटी छोटी यंग प्लांट, जो नई बनी हुई पत्तियां होती है, बेबी प्लांट्स कह सकते हैं, वो गिरती हैं फ्रॉम द लीफ, लीफ से गिरती हैं ऑन द सॉयल, और सॉयल में गिरती हैं और फिर उसके अंदर मतलब चली जाती हैं एंड ग्रो इनटू सेपरेट प्लांट, और इससे फिर एक सेपरेट प्लांट्स बन जाता है। जैसे ये ब्रायोफाइलम का प्लांट है, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम लीव्स, इस तरह से छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं ना, तो ये है इसके प्लांटलेट्स, यही गिर जाते हैं नीचे जा करके प्लांटलेट्स, ठीक है। और ये इनमें शूट्स हैं, और जब गिरते हैं सॉयल में फिर धीरे धीरे जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये ग्रो कर जाते हैं। और ये है इसका नॉच एरिया, ठीक है, नॉच कहते हैं इसको। ये ब्रायोफाइलम की लीफ है। फिर यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट, द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया स्टोर फूड एंड आर सोलन। कुछ जो रूट से जो होता है रिप्रोडक्शन उसमें हैं कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो जिसे हम शकरकंदी कहते हैं, डहेलिया वो स्टोर करते हैं फूड को, और सोलन हो जाते हैं, काफ़ी फूले फूले से दिखते हैं। दीज पार्ट्स ऑफ रूट्स आर कॉल्ड ट्यूबर्स, इस पार्ट को क्या कहते हैं, ट्यूबर्स कहते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स ऑन ट्यूबर्स, तो जो जितने भी न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं बर्ड्स से वो इसी तरह करते हैं। जैसे ये है डहेलिया का प्लांट, तो ऐसे फूल गए हैं, ये है स्वोलन रूट। डहेलिया प्लांट है, डहेलिया रूट ट्यूबर्स है, इन्हें डहेलिया रूट ट्यूबर्स कहते हैं। उसके बाद प्लांट ग्रो फ्रॉम
ट्यूबर, जो भी ट्यूबर से उगते वो 2 प्लांट मैंने बता दिए हैं। पहला है स्वीट पोटैटो एंड सेकंड है डहेलिया। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिन उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो रीड करेंगे। यू नाउ नो दैट फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स विच बेयर सीड्स। अब हमें समझ में आ चुका है कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं चेंज हो जाते हैं फ्रूट्स में और उनके ऊपर उनमें ही सीड्स होते हैं। द सीड्स जर्मिनेट टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और सीड जर्मिनेशन के बाद ही न्यू प्लांट बनता है। बट हाउ डू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस, लेकिन जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो जानेंगे। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाई 2 वेज। इनमें 2 तरीकों से होता है। सबसे पहला है ए रिप्रोडक्शन फ्रॉम नेक्ड सीड्स, फॉर एग्जाम्पल कॉनिफर्स। दूसरा है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स, फॉर एग्जाम्पल फर्न्स एंड मॉसेज। ठीक है, ये 2 तरीके बता दिए। पहला है रिप्रोडक्शन फ्रॉम नेक्ड सीड्स, सेकेंड है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट में 2 तरीके से होता है। इनके एग्जाम्पल भी बता दिए गए हैं। जो नेक्ड सीड से होता है उसका एग्जाम्पल कॉनिफर्स है, और जो स्पोर्स से होता है उसका एग्जाम्पल है मॉसेज एंड फर्न्स। उसके बाद है रिप्रोडक्शन फ्रॉम नेक्ड सीड्स। कॉनिफर्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट दैट बियर नेक्ड सीड्स। कॉनिफर जो होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें नेक्ड सीड लगे हुए रहते हैं। सच सीड्स आर ओपन एंड नॉट कवर्ड इन साइड फ्रूट्स। इस तरह के जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी ओपन होते हैं और कवर्ड नहीं होते हैं। इनके जो फ्रूट्स होते हैं अंदर की तरफ वो कवर्ड नहीं होते। कॉनिफर्स रिप्रोड्यूस थ्रू सच सीड्स। कॉनिफर्स जो होते हैं इस तरह के सीड्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। द सीड्स डेवलप इन कोन्स, और जिनके सीड्स होते हैं वो कोन में डेवलप हो जाते हैं, बदल जाते हैं। एंड हैव विंग्स, और उनमें विंग्स आ जाती हैं। व्हेन दे आर रिलीज फ्रॉम द कोन्स, जब ये कोन्स से रिलीज हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं, दे आर कैरीड अवे बाय द विंड। तो हवा से ये कैरी हो जाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं। दे जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और फिर वे जर्मिनेट हो जाती है और न्यू प्लांट में बदल जाती है या ग्रो हो जाती हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। फर्न्स एंड मॉसेज रिप्रोड्यूस बाय अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। फर्न्स एंड मॉसेज जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे कि स्पोर कहते हैं। स्पोर्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। स्पोर्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं न्यू प्लांट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक दिया गया है प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्पोर्स, जो कि स्पोर्स से होते हैं। ये यहाँ पे प्लांट दिया गया फर्न का। यहाँ पे जो छोटे छोटे येलो से दिख रहे हैं ये है सोरी, जिनमें कॉन्टेन स्पोर्स। इसके अंदर ही क्या होते हैं, स्पोर्स भरे हुए रहते हैं। जब ये गिरते हैं तो इस तरह से स्पोर्स इनके बिखर जाते हैं फर्न के। इसके बाद है क्रॉप्स। प्लांट्स दैट आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर थिंग्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। वो प्लांट जो कि ग्रो किए जाते हैं लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर, जिनको ग्रो किया जाता है फूड के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, उन्हें क्रॉप्स कहते हैं। द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर फूड ग्रेन क्रॉप्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप्स, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स और प्लांटेशन क्रॉप्स। पहला है फूड ग्रेन क्रॉप्स। वाइट राइस, मेज, बार्ले, ज्वार, पल्सेस, ये है फूड ग्रेन क्रॉप्स। दूसरा है शुगर केन, एप्पल, ऑरेंज, पोटैटो, अनियन, ये है वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप्स। मस्टर्ड, सनफ्लावर और पीनट एटसेट्रा है, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स है, इनसे तेल निकलता है। फाइबर क्रॉप्स है जूट एंड कॉटन। उसके बाद है प्लांटेशन क्रॉप्स है टी एंड कॉफ़ी। उसके बाद है क्रॉप्स नीड एडिक्वेट सनलाइट, वाटर, एयर एंड फर्टाइल सॉयल टू ग्रो प्रॉपरली। क्रॉप्स को ज़रूरत होती है सनलाइट, वाटर, एयर और फर्टाइल सॉयल की प्रॉपरली ग्रो करने के लिए। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल अंडर डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट क्रॉप्स जो ग्रो होती हैं वो डिफरेंट कंडीशन उनके लिए चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल वीट ग्रोज वेल इन कोल्ड वेदर। जो वीट का प्लांट होता है वो ग्रो करता है, उसकी फसल जो तैयार होती है वो कोल्ड वेदर में उगने वाला ये होता है, इसके लिए कोल्ड वेदर चाहिए होता है। वेयर एज राइस ग्रोज वेल इन हॉट वेदर, और जो राइस का जो ग्रो होता है वो बहुत ही हॉट वेदर में होता है। इन इंडिया वी हैव 2 मेन क्रॉपिंग सीजन्स इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, जुलाई टू जून। इंडिया में मेनली 2 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं एग्रीकल्चरल ईयर के, राबी एंड खरीफ। इनको राबी एंड खरीफ में डिवाइड किया गया है। इसके बाद आता है राबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच ग्रो इन विंटर सीजन यानी अक्टूबर टू मार्च आर नोन एज राबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम एटसेट्रा। राबी इन अरेबिक मीन्स स्प्रिंग। These crops are usually harvested in spring. Crops like cabbage, cauliflower, radish, pea, bean, apple, orange and grown as winter crops. जो भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ग्रो की जाती है विंटर सीजन में यानी अक्टूबर से मार्च इनका ड्यूरेशन है, ये सारी जानी जाती है राबी क्रॉप्स के नाम से। और
इनके एग्जाम्पल है वीट है यानी गेहूं, बार्ले मतलब जौ, मस्टर्ड यानी सरसों, ग्राम मतलब चना। ये सारी राबी की फसलें होती है। अरेबिक में राबी वर्ड का मतलब होता है स्प्रिंग। दीज क्रॉप्स आर यूजुअली हार्वेस्टेड। ये सारी जो क्रॉप्स होते हैं हार्वेस्टेड की जाती हैं स्प्रिंग सीजन में। क्रॉप्स लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश और पी, ये सारी जो बताए गए हैं एप्पल और ये सारे विंटर के सीजन में मिलते हैं। वैसे तो आजकल हर सीजन में हर चीज़ लगभग मिल जाती है, लेकिन जो इसकी मेनली खेती की जाती है उसके लिए ये दो बताए गए हैं कि ये स्प्रिंग सीजन में ही हमें क्यों मिलती हैं ये सारी चीज़ें। बहुत सारे फल फ्रूट हमें ताज़े ताज़े उसी टाइम मिलते हैं क्योंकि इस टाइम ये तैयार हो जाते हैं। उसके बाद है खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर शोन विद द अराइवल ऑफ मानसून। वो क्रॉप्स जो कि बोई जाती हैं मानसून के आने पर। एंड आर ग्रोन इन मानसून सीजन, और मानसून सीजन में इनको ग्रोन किया जाता है जैसे जुलाई से अक्टूबर। जैसे बरसात का सीजन है, बरसात के सीजन में इनको उगाया जाता है। आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स, इन्हें खरीफ क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, बाजरा, ज्वार, मेज, मेज मतलब मक्का। खरीफ इन अरेबिक मीन्स ऑटम। उसके बाद है दीज क्रॉप्स आर यूजुअली हार्वेस्टेड इन ऑटम। इनको यूजुअली हार्वेस्टेड किया जाता है ऑटम के सीजन में। ऑटम मतलब तो ये ऑटम सीजन में होता है। द क्रॉप्स ग्रोज बिटवीन मार्च एंड जून आर नोन एज समर क्रॉप। वो क्रॉप्स जो कि ग्रोन की जाती है मार्च और जून के बीच में उन्हें समर क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स लाइक ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गोड़, वाटरमेलन एंड मैंगो, ये सारे समर क्रॉप्स होती हैं। इसीलिए हमें समर के टाइम में क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो मैंगो भी मिलता है, वाटरमेलन भी मिलता है, लौकी भी मिलती है और करेला भी मिलता है, लेडी फिंगर, ब्रिंजल सब कुछ ऑलमोस्ट इस समर में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर क्विक चेक। यहाँ पे मैच द कॉलम्स हैं। अब स्टेम कटिंग से कौन सा उगता है? जब हम स्टेम काट के करते हैं रोज उगता है, राइट। उसके बाद है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स किसके खाए जाते हैं? यहाँ पे ट्यूबर्स है, स्पोर्ट्स है, राबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। स्टेम कटिंग तो रोज की होती है, ट्यूबर्स होता है हमारा उसमें। तो इसको मैचअप करना है यहाँ पे। जैसे स्टेम कटिंग को रोज से, ट्यूबर्स को स्वीट पोटैटो से मैच कर देंगे, स्पोर्ट्स को मैच करेंगे फर्न से, राबी क्रॉप को मैच करेंगे हम बीट से और खरीफ को करेंगे मेज से। तो ये हो जाएगा हमारा मैचअप यहाँ पे कंप्लीट। फिर यहाँ पे एक साइंटिस्ट है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन इज एन इंडियन साइंटिस्ट हु इज नोन फॉर हिज रिनाउंड लीडिंग वर्क इन ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम इन इंडिया। इनको भारत में जो हरित क्रांति हुई थी या ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम था उसके लिए इनको जाना जाता है, उसके लिए ये फेमस हैं। अंडर विच हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इसके बाद से इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में व्हीट एंड राइस जो था वो ग्रो होने लगा और बहुत सारी वैरायटीज़ भी यहाँ पे अब उगने लगी। ही इज नोन एज इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है, यानी जो हरित क्रांति जिसे कहते हैं उसका फादर इनको ही माना जाता है, MS स्वामीनाथन जी को। उसके बाद है क्रॉप प्रोडक्शन। इन ऑर्डर टू फीड अ लार्ज पॉपुलेशन क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। हमारे देश में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत लार्ज है तो क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर ग्रो की जाती है। उसके बाद है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो प्रैक्टिस की जाती है इतनी बड़ी मात्रा में फसलों को उगाने की, इसे कहते हैं एग्रीकल्चर यानी खेती करना। लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेज इन्वॉल्व इन द क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम यहाँ पे समझेंगे वो स्टेज जो कि इन्वॉल्व है क्रॉप प्रोडक्शन में। सबसे पहले है प्लोइंग। द काइंड ऑफ सॉयल सुइटेबल फॉर द क्रॉप शुड बी फर्स्ट सेलेक्टेड। सबसे पहले क्या किया जाता है? जिस क्रॉप के लिए जो मिट्टी ज़्यादा सुटेबल होती है उसे सेलेक्ट किया जाता है। देन द सॉयल शुड बी लूजन ओवर द इंटायर फील्ड टू मेक इट एयरी एंड पोरस। फिर उसके बाद इसे लूजन किया जाता है मिट्टी को, जिससे कि वो पूरा जो फील्ड है वो पूरी तरह से एयरी एंड पोरस हो जाए। नेक्स्ट है इसका स्टेप मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मतलब खाद मिलाना। कई तरह की खादें होती है। इट इज डन बाय एडिंग कंपोस्ट और केमिकल फर्टिलाइजर। इसमें इस काम में क्या क्या ऐड किया जाता है? कंपोस्ट किया जाता है या फिर केमिकल फर्टिलाइजर। फॉर एग्जांपल यूरिया एंड सल्फर सुपर फॉस्फेट टू इनरिच द सॉइल इन न्यूट्रिएंट्स। जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ानी होती है, इनरिच करना होता है, तब ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। दिस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इससे क्या होता है? सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सोइंग। ओनली हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड टू बी सोन आफ्टर द फील्ड इज रेडी। जैसे ही हमारा फील्ड रेडी हो जाता है खेती करने के लिए तो उसमें हेल्दी बीज को ही सेलेक्ट किया जाता है। दीज सीड्स आर नॉट शोन टू डीप इन द सॉयल। इन्हें सॉयल में बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं
सोन किया जाता है, नहीं डाला जाता है। एंड टू क्लोज टू ईच अदर, और एक दूसरे के बहुत एंड टू क्लोज टू ईच अदर। उसके बाद है यहाँ पे ऐसे डाल रहे हैं, उसके बाद और बहुत एक दूसरे के नज़दीक भी नहीं डाला जाता है, सिर्फ फैला फैला के डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, चौथा प्रोसेस है हमारा ये इरिगेशन यानी सिंचाई करना। क्रॉप्स आर गिवन द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एट द राइट टाइम पर इन फसलों की सिंचाई की जाती है, एक राइट अमाउंट वाटर के साथ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सीड्स स्टार्ट जर्मिनेटिंग, जब सीड्स जर्मिनेटिंग को स्टार्ट कर देते हैं, जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। एंड चेंज इनटू सीडलिंग, और सीडलिंग में चेंज हो जाते हैं। द फील्ड नीड्स टू बी वाटर्ड प्रॉपरली, तब जो फील्ड्स हैं उनको ज़रूरत होती है प्रॉपरली वाटरिंग की, यानी एक प्रॉपर सिंचाई करने की उनको तब ज़रूरत होती है जब उनमें जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है सीड्स में। यहाँ पे आ जाते हैं प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स। अब क्रॉप्स हैं तो उन्हें बचाना भी पड़ता है कई चीज़ों से। एज द क्रॉप्स ग्रो दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम, जब क्रॉप्स ग्रो होती है उनको बहुत सारी चीज़ों से बचाना पड़ता है। अब यहाँ पे थे हम ग्रेजिंग एनिमल्स पे, लाइक काउज एंड गोट्स। फेंसिंग अराउंड द फील्ड इज नीडेड टू प्रिवेंट ग्रेजिंग एनिमल। ग्रेजिंग एनिमल जितने भी चरने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ, गोट्स, इनसे इनको बचाया जाता है। फेंसिंग अराउंड द फील्ड इज नीडेड टू प्रिवेंट ग्रेजिंग एनिमल। ग्रेजिंग एनिमल्स से इनको प्रिवेंट करने के लिए चारों तरफ से चार दीवारी बनाई जाती है। इंसेक्ट्स लाइक कैटरपिलर, ग्रास होपर्स एंड लोक्यूस्ट एंड इन सारे टिड्डे वगैरह आते हैं जो ग्रास हॉपर होते हैं ये, और कैटरपिलर्स, ये खेतों पे क्या कहते हैं अटैक कर देते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स टू किल दीज इंसेक्ट्स। इन सारे इंसेक्ट को मारने के लिए फसलों के ऊपर इनका स्प्रे किया जाता है। इंसेक्टिसाइड मस्ट बी यूज्ड इन प्रेस्क्राइब्ड क्वांटिटी ओनली। जितनी प्रेस्क्राइब्ड क्वांटिटी होती है उस पर लिखा होता है कि हमें कितने अमाउंट में डालना है, उतना ही हमें डालना चाहिए। सो दैट केमिकल्स डू नॉट कॉन्टेमिनेट फूड ग्रेन, जिससे कि जो केमिकल्स की जो मात्रा है वो फूड ग्रेन्स में कॉन्टेमिनेट ना हो जाए, यानी उसके अंदर ना एंटर हो जाए। तो एक मात्रा लिखी होती है उस पर कि इतना ही हमको डालना, तो उतना ही डालना चाहिए। नंबर 2 है पेस्ट्स लाइक मोल्स एंड रैट्स। बड़े बड़े जो चूहे होते हैं एंड रैट्स, वो भी इनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स, उनको कंट्रोल किया जाता है पेस्टिसाइड्स को यूज करके। उसके बाद बैक्टीरिया एंड वायरसेज अटैक क्रॉप प्लांट्स। वायरसेज एंड बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्रॉप प्लांट्स पर अटैक कर देते हैं। दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड डैमेज क्रॉप्स, वे प्लांट्स में डिजीज फैलाते हैं और क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, खराब कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड वायरल ग्रोथ। जो इनके ऊपर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स के ऊपर, उससे उनका बचाव हो जाता है। बैक्टीरियल एंड वायरल ग्रोथ जो इन पर होने लगते हैं उससे इनको बचा लिया जाता है ऐसा स्प्रे करके पेस्टिसाइड्स को। उसके बाद है वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। ये एक अनवांटेड प्लांट्स होते हैं दैट कम्पीट विद द मेन क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिएंट्स। ये अपने आप ही उग जाते हैं, इन्हें कोई ग्रो नहीं करता है, तो इसलिए इनको अनवांटेड प्लांट्स कहते हैं। और फिर ये कंपटीशन करते हैं मेन क्रॉप्स के साथ, जो उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लेने के लिए ये भी फिर कंपटीशन करते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचता है। इसीलिए दे शुड बी पुल्ड आउट फ्रॉम द फील्ड, इसलिए इनको खेतों से पुल्ड आउट यानी खींच करके निकाल दिया जाता है। नहीं तो फिर जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे मेन प्लांट को ना मिल करके इन अनवांटेड प्लांट्स को मिलेगा, जिसका हमारे कोई यूज नहीं होता। उसके बाद है बर्ड्स ऑल्सो ईट अवे क्रॉप्स एंड कॉज डैमेज। जो बर्ड्स होती है वो भी बहुत ज़्यादा आती है, तो ये भी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है, खा जाती है, इससे नुकसान पहुंचता है। अ स्केयर क्रो कीप्स देम अवे, तो एक स्केयर क्रो बनाया जाता है जिससे कि सारी की सारी दूर रहती हैं। एक मतलब पुतला टाइप का देखा होगा, खेतों में ऐसे लगा रहता है, ये है ना, ये इस तरह, इसको उनको लगता है कोई आदमी खड़ा है और वो डर के मारे भाग जाती हैं। इसको कहते हैं स्केयर क्रो, ठीक है। ऐसा खेतों में लगा दिया जाता है जिससे भाग जाती हैं चिड़िया देख करके। और यहाँ पे ये सारा दिखाया गया है। क्रॉप्स आर कट डाउन। उसके बाद हार्वेस्टिंग यहाँ दिखाती हूँ, ये रहा। क्रॉप्स आर कट डाउन एंड कलेक्टेड एज दे मैच्योर। जब वो मैच्योर हो जाते हैं, तैयार हो जाती है फसल, तो क्रॉप्स को कट डाउन किया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। हार्वेस्टिंग इज डन बाय हैंड। हार्वेस्टिंग हैंड के थ्रू हो जाती है यूजिंग सिकल और विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। एक सिकल होता है, उसको यूज करते हुए कर लेते हैं, लेकिन आजकल हम लोग एक मशीन लगा देते हैं ट्रैक्टर में जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, उससे भी हो जाता है। हार्वेस्टेड क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट एंड पेट्स। और फिर जितनी भी फसल होती है हमारी हार्वेस्टेड क्रॉप, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है मॉइस्चर से, यानी नमी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। इंसेक्ट से बचाना पड़ता है और पेस्ट से बचाना पड़ता है। उसके बाद
ये दिख रहा है ना यहाँ पे कैसे उनकी हार्वेस्टिंग हो रही है, इस तरह का लगाया जाता है, तो ये सब हो जाता है। उसके बाद नंबर 7 है थ्रेसिंग। ऑल क्रॉप्स आर कलेक्टेड ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स बाय बीटिंग द स्टेम अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस। एक हार्ड सी सरफेस के ऊपर जितनी भी हमारी क्रॉप्स आ जाती है, कलेक्ट की जाती है, उनमें से ग्रेन्स को अलग करने के लिए, अनाज के दानों को अलग करने के लिए स्टॉक से उनको एक हार्ड सरफेस पर स्टेम ऐसे पकड़ के जोर जोर से ऐसे पीटा जाता है। दिस इज ऑल्सो डन बाई अ मशीन कॉल्ड थ्रेसर। अब ये भी थ्रेसर की एक मशीन होती है, उसके थ्रू किया जाता है। पहले हाथ से ऐसे किया जाता था, इसमें बहुत टाइम लगता था और मेहनत भी लगती थी, लेकिन अब क्या है, साइंस बहुत डेवलप हो गया है, तो थ्रेसिंग एक मशीन, थ्रेशर है जिसकी हेल्प से इसको कर लिया जाता है। उसके बाद नंबर 8 प्रोसेस है हमारा, नंबर 8 है स्टेप हमारा विनोइंग। द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इज डन बाई लेटिंग ग्रेन्स फॉल अगेंस्ट द ब्रीज। इसमें क्या होता है, ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है चैफ में से, ये जो भूसा सा निकल रहा है ना इसमें से, इज डन बाई लेटिंग ग्रेन्स फॉल अगेंस्ट, वो अनाज के दानों को गिराया जाता है हवा के अगेंस्ट यानी इसके अपोजिट में। दिस फॉर्म्स 2 क्लियर सेपरेट हीप्स ऑफ ग्रेन एंड चैफ। इससे क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक तरफ ग्रेन हो जाता है, दूसरी तरफ ये चैफ हो जाता है, ठीक है, भूसा जिसे कहते हैं हम लोग। उसके बाद है स्टोरिंग। अब इसको कैसे स्टोर किया जाता है, ऑल फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड केयरफुली इन ड्राई एंड एयर लॉक्ड शेड्स और सिलोज एज मॉइस्चर अलाउज ग्रोथ ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। जितने भी हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं सबको स्टोर किया जाता है बहुत ही केयरफुली, ध्यान से किया जाता है, ड्राई और एयर लॉक्ड, जिसमें हवा ना घुस पाए, ऐसे उसमें इसको मतलब स्टोर किया जाता है और इसमें नमी भी ना आने पाए। नहीं तो क्या होगा, अगर नमी आ जाएगी जिसमें भी इनको स्टोर किया गया तो वहाँ क्या होगा, फंगी उग जाएगी और बैक्टीरिया हो जाएगी, जिससे सारे अनाज जो है हमारा खराब हो जाएगा। इन विलेज ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन मड शेल्टर्स। मट्टी के ऐसे शेल्टर्स बनाए जाते थे जिसमें इनको स्टोर किया जाता था, एंड सिलोज बनाए जाते थे। दे आर पैक्ड इन गनी बैग्स टू ट्रांसपोर्ट दैम, और फिर इनको गनी बैग्स में भर करके ट्रांसपोर्ट किया जाता था। जूट के बड़े बड़े बोरे होते थे, उनमें इनको भर कर भेजा जाता था। उसके बाद है ट्रांसपोर्टिंग। अब इतना सारा है स्टोरिंग का काम हो गया, अब इसके बाद है ट्रांसपोर्टिंग, यानी इनको भेजना है एक जगह से दूसरी जगह। प्रोडक्ट्स ऑफ क्रॉप्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द रिटेलर्स, फिर इनको रिटेलर्स के पास ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हु डिस्ट्रीब्यूट दैम इन मार्केट। फिर वो रिटेलर्स क्या करते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मार्केट में। मार्केट में भी छोटे छोटे शॉपकीपर होते हैं जो अनाज वगैरह बेचते हैं, उनको फिर ये लोग रिटेलर्स का मतलब होता है जो बहुत बड़े अमाउंट में किसी चीज़ को खरीदते हैं, उसके बाद वो उसको ले करके छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस तरह से ये सारे स्टेप्स होते हैं। कोटिलेडन्स, अब जो भी हमें पॉइंट्स यहाँ पर वॉच वर्ड्स दिए गए हैं वो एक बार रीड कर लेते हैं। द प्लांट ऑफ द सीड दैट स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट, यानी सीड का वो पार्ट जो कि स्टोर करता है बेबी प्लांट के लिए फूड, उसे कहते हैं कोटिलेडन। उसके बाद जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इन टू अ सीडलिंग, वो प्रोसेस जिसमें कि एक सीड ग्रो होकर के सीडलिंग में बदलता है, तो उसे कहते हैं जर्मिनेशन। सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल मतलब द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट्स, वो प्रोसेस जहाँ पर सीड जो होता है स्कैटर्ड अवे हो जाता है मदर प्लांट से, यानी मदर प्लांट से मतलब हट करके कहीं दूर फैल जाता है, बिखर जाता है, तो उसे कहते हैं सीड डिस्पर्सल, स्प्रेड हो जाता है। राबी क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, जो कि विंटर सीजन में ग्रो की जाती है उसे राबी क्रॉप्स कहते हैं। खरीफ क्रॉप्स द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन मानसून सीजन, जो कि मानसून सीजन में ग्रो की जाती है उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। और उसके बाद है यहाँ पर एग्रीकल्चर दिया गया है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द पर्पज गेटिंग फूड एंड अदर थिंग्स। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग यानी क्रॉप्स को उगाने की जो प्रैक्टिस की जाती है लार्ज स्केल पर, और जिसका पर्पज़ ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिले और दूसरी चीज़ें मिले, तो उसे कहते हैं एग्रीकल्चर। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इरिगेशन। इरिगेशन मतलब प्लोइंग, प्लोइंग मतलब द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ लूजनिंग सॉइल बिफोर सोइंग सीड्स, यानी बीजों को बोने से पहले जो मिट्टी को लूजनिंग का काम किया जाता है उसे कहते हैं हम प्लोइंग, जिसे कहते हैं जोतना, खेत जोतने लायक जब बना दिया जाता है। उसके बाद है द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ सप्लाइंग वाटर इन द फील्ड। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जब की जाती है, वाटर सप्लाई की जाती है खेतों में, तो इसको कहते हैं इरीगेशन यानी सिंचाई करना। उसके बाद है हार्वेस्टिंग, द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ कटिंग डाउन एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स। द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ कटिंग डाउन यानी कि काटना और गैदरिंग करना मैच्योर क्रॉप्स को, जो हमने फसलें
बनाई हैं यानी बोई है, वो तैयार हो जाती है, उनको काटा जाता है, उसके बाद उनको इकट्ठा किया जाता है, जब वो मैच्योर हो जाती है तो इसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। उसके बाद है यहाँ पर लेट्स रिकॉल। प्लांट रिप्रोड्यूस टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ देयर काइंड्स ऑन अर्थ। प्लांट जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं और मेंटेन करते हैं अपनी कंटिन्यूटी को, यानी अपने जैसा ही वो प्लांट पैदा करते हैं अर्थ पे, जिससे कि उनकी जो मात्रा होती है या उनकी जो संख्या होती है वो बनी रहती है। प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस बाय सीड्स। प्लांट जो होते हैं रिप्रोड्यूस हो जाते हैं सीड्स के द्वारा, जैसे फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद है फिर ये है स्पोर्ट्स में जैसे कि फर्न्स एंड मॉसेज एंड फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट सच एज स्टेम, लाइक जैसे पोटैटो। रूट्स में जैसे कि स्वीट पोटैटो एंड लीव जैसे कि ब्रायोफाइलम। उसके बाद सीड कॉन्सिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटिलेडन्स एंड एन एम्ब्रियो। एक सीड में 3 चीज़ें होती है, सीड कोट, कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो। अ सीड जर्मिनेट्स ऑन रिसीविंग राइट अमाउंट ऑफ एयर। जो सीड होता है जर्मिनेट होता है कब, जब उसे राइट अमाउंट में एयर मिलता है, वाटर मिलता है, वार्मथ मिलती है, गर्माहट मतलब। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। वो विंड के द्वारा डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, जैसे कि डेंडिलायन। दूसरा है वाटर के द्वारा जो होते हैं डिस्पर्स, वो होते हैं कोकोनट। और उसके बाद जो एनिमल्स के थ्रू होते हैं वो है जैंथियम। और जो एक्सप्लोजन से होते हैं जैसे मटर का पौधा। उसके बाद है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ वेदर कंडीशंस फॉर ग्रोथ क्रॉप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जो वेदर के हिसाब से जो फसलें उगाई जाती हैं वो 2 तरह की होती है, राबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। उसके बाद है यहाँ पे राबी क्रॉप्स, जिसके एग्जाम्पल है वीट, बार्ले, मस्टर्ड। ग्रो इन विंटर सीजन, से विंटर सीजन में उगाया जाता है राबी क्रॉप्स को। और खरीफ की फसल को उगाया जाता है राइस, ज्वार, बाजरा, इनको मानसून सीजन में उगाया जाता है, क्योंकि इन फसलों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जैसे चावल को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, ज्वार, बाजरा। और इस मौसम में क्या होता है, मानसून के सीजन में बहुत बारिश होती है, इसलिए आराम से इजीली उग जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे है हमारा टेस्ट मैच और क्वेश्चन आंसर सेगमेंट है, जिसे हम बाद में करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर पसंद आए कंटेंट तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।